लिंग्विस्टिक्स के इस पार्ट में बच्चों हम तारिक रहमान की बुक लिंग्विस्टिक्स फॉर बिगिनर्स को देख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें हम उनके दूसरे चैप्टर को भी हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। दैट वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो हमने अपनी एक बड़ी पिक्चर, एक बैकग्राउंड जो है उन्होंने जनरेट किया है, ताकि आगे हम जब लिंग्विस्टिक्स के अदर टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसके हमें बैकग्राउंड का आइडिया हो, एक बिग पिक्चर का आइडिया हो। तो हमने हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स यानी चैप्टर 2 को, इसमें अभी तक हमने बहुत सी बातें पढ़ी। खास तौर पे हमने ये देखा कि फर्स्ट लैंग्वेज वो कौन सी हो सकती है, उसके बारे में हमने बात की, या उसके बारे में साइंस क्या कहती है। और फिर हमने ये देखा कि क्या सारी ज़बानें जो हैं, ये ऑथर डिस्कस करता है कि ये बराबर हैं, या कोई सुपीरियर लैंग्वेज भी होती है, या कोई स्वीट लैंग्वेज भी होती है, कोई अगली लैंग्वेज भी होती है, कोई ऐसी लैंग्वेज भी हो सकती है जिसके कोई ग्रामर ना हो। ये मामलात को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने खोज लगाई कि आखिर वो पहली कौन सी बुक है, वो पहले कौन सी आथर है। तो पता चला कि पाकिस्तान इसमें बड़ा लकी है, और इसमें हमारा जो है बहुत रिच कल्चर रहा है यहाँ पे। और टैक्सला यूनिवर्सिटी जो कि एकेडमी, जो प्लेटो की एकेडमी है, इससे भी बहुत पहले थी। और वहाँ के ऊपर एक शख्स पनीनी को हम कह सकते हैं, जो संस्कृत लैंग्वेज के ग्रामेरियन थे। पनीनी की बुक भी हमने देखी कि अष्टाध्यायी उनकी बुक है, टैक्सला में बैठ के उस बंदे ने लिखी संस्कृत की ग्रामर के ऊपर। हाँ, उनका जो डोमिनेंट मोड था दैट वाज फोनेटिक्स, कि हम लैंग्वेज जो है ना कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो इस पर उनका ज़्यादा ध्यान था, फोनेटिक्स के ऊपर। उसके बाद अगर हम ग्रामर की और लैंग्वेज की या लिंग्विस्टिक की बुक्स देखें, अष्टाध्यायी के बाद जो अगली किताब हमें नजर आती है वो क्रेटाइलस है। दैट इज रिटन बाय प्लेटो, और ये आर्गुमेंट है दो लोगों के दरमियान, होमोजेनियस के दरमियान और क्रेटाइलस के दरमियान, जिसमें एक क्या कहता है, एक कहता है कि ये आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप है लैंग्वेज के वर्ड और ऑब्जेक्ट के दरमियान, कोई इंट्रिंसिक रिलेशनशिप नहीं है, जस्ट सोशल कन्वेंशन रिलेशनशिप है। तो जिसको आर्बिट्रेरी रिलेशन आप कह लें, कन्वेंशनलिस्ट अप्रोच कह लें। और उसके मुकाबले में दूसरा कहता है कि नहीं, देयर इज इंट्रिंसिक नेचुरल रिलेशनशिप है, जिसे आप एसेंशियलिस्ट रिलेशनशिप कह लें या नेचुरल रिलेशनशिप आप उसे कह सकते हैं। इस बुक ने ये जो डिबेट स्टार्ट की थी, आगे चल के ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक साबित होती है, क्रेटाइलस जो है। और आप देखते हैं कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में भी यहीं से बात स्टार्ट की जाती है, उसी डिबेट को आगे बढ़ाया जाता है। और हम देखते हैं कि प्लेटो जो है, इसका वर्ड के साथ, मीनिंग के साथ बहुत ज्यादा ये डिस्कशन है, यानी सिमेंटिक ओरिएंटेड अप्रोच है। अष्टाध्यायी में पनीनी ने फोनेटिक ओरिएंटेड था, जबकि प्लेटो है। और आगे चल के हम देखते हैं अरिस्टोटल, ये भी फौरन उन्हीं के शागिर्द हैं प्लेटो के। उसी टाइम पे ग्रीक में एक और बुक लिखी, डी इंटरप्रिटेशन। सो डी इंटरप्रिटेशन जो है, ये फिर अगेन जो है, हम कहते हैं कि ये इसने इंट्रिंसिक नेचुरल जो एसेंशियलिस्ट अप्रोच है उसको, उस पर मोहर लगाई गई, वो बात ठीक है। इसमें भी उसको सेकंड किया, अपने उस्ताद को यहाँ पे सेकंड किया है अरिस्टोटल, यानी मान लिया उसको। ओके, उसके बाद अगर हम आए तो रोमन ईरा आ जाता है। आपको पता है ग्रीक ईरा के बाद आता है रोमन ईरा, और रोमन ईरा में जो काम ग्रामर पे लिखा गया वो एक बुक हमारे सामने आती है, और फिर उसकी बहुत ज्यादा अहमियत भी है। दैट इज डी लिंगुआ लैटिना। डी लिंगुआ लैटिना इज रिटन बाय मार्कस टेरेंटियस वारो, और जिनमें उन्होंने ग्रामर जो है, लैटिन ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है वो खोल के रखा। और उसके बारे में उन्होंने जितनी बातें की थी, वो ग्रामर की जो अप्रोच उन्होंने अपनाई थी, वो बाद में जितने भी ग्रामेरियन आते हैं उस अप्रोच को अब अदर यूरोपियन लैंग्वेज पे अप्लाई कर देते हैं, विच इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच। अगर आपने कभी ये टर्म अब सुनी होगी, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ये है कि इस वक्त माशरे में लोग कैसे यूज कर रहे हैं, और प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच ये थी कि डी लिंगुआ लैटिना में जो कुछ कहा गया है, बस आपकी जबान में वो चीजें होनी चाहिए, नहीं भी हैं तो आप उन्हें लेके आए। उसके बाद हमने देखा कि यूरोप में जो काम हुआ लिंग्विस्टिक्स के ऊपर मिडिल एज के अंदर और 19th सेंचुरी के अंदर स्पेशली, अगला काम जो है वो फिर ये होता है कि वर्ड्स और दूसरी लैंग्वेजेस के दरमियान कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। तो कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स की बुनियाद पड़ती है, जिससे टेक्निकली फिलॉसफी की ब्रांच फिलॉलोजी डील करती है। फिलॉलोजी मतलब लव ऑफ द वर्ड्स जो है, और एटिमोलॉजी सर्च की जाती है फिलॉलोजी के अंदर, और एटिमोलॉजी
और कंपैरिजन किया जाता है मुख्तलिफ ज़बानों का आपस के अंदर। और जब ये कंपैरिजन किया गया तो इससे जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इस टाइम ने वो था कि जो फैमिली ट्री, जो लैंग्वेज ट्री है, उसका कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया एक जज साहब ने, सर विलियम जोन्स, जो इंडिया में कोलकाता में जज थे, उन्होंने ये रिसर्च की इसके ऊपर। यहाँ पे जब वो रह रहे थे तो ये खोज लगाते थे कि ये संस्कृत और ग्रीक और लैटिन में उन्हें मुमासलत नजर आई, तो उन्होंने कहा ये हादसा नहीं हो सकता, हो ना हो ये तीनों सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, उनकी मदर जो है वो एक ही है। और इससे उन्हें आइडिया लगाया कि ये जो आर्यन रेस है जो इंडिया के अंदर है, जो हिंदू हैं, आर्यन हिंदू जो हैं, ये यूरोप से आए थे बेसिकली, और ये उनके भाई हैं स्पेशली। उसके अलावा जो ट्री का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा है वो ऑगस्टस शेक्लैकर ने बनाया था, जर्मन स्कॉलर हैं। उन्होंने फैमिली ट्री थ्योरी दी और सारी ज़बानों को क्लासीफाई आहिस्ता आहिस्ता फिर किया गया, तो पता चला कि 6 बड़ी लैंग्वेजेस का पता चला। 6 बड़ी जो प्रोटो लैंग्वेजेस है, मदर लैंग्वेजेस है, जिनमें से बाकी सारी ज़बानें निकली हैं अभी तक जो रिसर्च है उसके मुताबिक। एक सबसे बड़ी जो ट्री है, फैमिली है, वो तो है जो फेमस है इंडो यूरोपियन फैमिली। इंडो यूरोपियन में ये जो लैंग्वेज है इसी में से ब्रांच हुई है जर्मन भी, टर्किश भी, ईरानियन भी, पश्तो भी, पंजाबी भी, संस्कृत भी, इंग्लिश भी। तो ये सारे अगर देखे जाए तो इनके पीछे ये फैमिली एक ही थी जो इतने हिस्सों में डिवाइड हो गई। उसके अलावा सिमेटिक एक ब्रांच है जिसमें अरेबिक और हैब्रियो आती हैं। ऑल्टिक है जिसमें टर्किश और मंगोल आते हैं। साइनो तिब्बतन है जिसमें मैंड्रिन चाइनीज और उसके अलावा तिब्बत की जो ज़बान। ड्रेविडियन में आती है तमिल, तेलुगु और कनाडा। ये जो ज़बानें हैं ये सारी ग्रुप करती हैं ड्रेविडियन लैंग्वेज के अंदर। और बांतु, जितनी भी अफ्रीका में ज़बानें बोली जाती हैं, इनकी मदर जो ज़बान है वो बांतु है। और उसके अलावा हमने देखा कि एक तो ऐसी ज़बानें भी हैं जो किसी ग्रुप में फॉल ही नहीं करती। अब उनका स्ट्रक्चर इतना मुख्तलिफ है, भी कोई 7वीं बड़ी ज़बान भी मौजूद थी, वो उसी से ब्रांच है, तो उसका कोई और सोर्स नहीं मिला। और वो भी पाकिस्तान से बिलोंग करती है हुंजा के साथ। हुंजा वैली जो है वहाँ पे है बोरो शासकी लैंग्वेज, बोरो शासकी। तो इस ज़बान को हम किसी भी ग्रुप में नहीं डाल सकते इस ज़बान को। ओके, उसके बाद हमने देखा कि ट्री जो है, मैंने कहा था आप खुद गूगल करके भी दे सकते हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ट्री जो है, स्पेशली इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेजेस हैं उनमें इंग्लिश, स्पेशली हमें तो इंग्लिश पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम उसको देख सकते हैं कि ये इंग्लिश इंडो यूरोपियन से जर्मैनिक में जाती है, उसकी डॉटर है, और जर्मैनिक से फिर एंग्लो फ्रीजियन और डच जर्मन और स्कैंडिनेवियन, तीन ज़बानें निकलती हैं। और उनमें जो एंग्लो फ्रीजियन है उसमें फ्रीजियन और इंग्लिश ये दोनों सिस्टर लैंग्वेज है, और इनकी मदर है एंग्लो फ्रीजियन और उनकी मदर है जर्मैनिक और उनकी मदर है फिर प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। ठीक है, उर्दू का भी आप इस तरह देख सकते हैं, उससे थोड़ी सी आपने यहाँ पे स्ट्रगल करनी है। उसके बाद आ जाए तो आज के लेक्चर वाले एग्जैक्ट पॉइंट पे हम पहुंचते हैं, दैट इज 20th सेंचुरी लिंग्विस्टिक्स। अभी तक हमने 19th सेंचुरी में देखा था, ठीक है, उससे पहले रोमन ईरा में देखा, और उससे पहले हमने ग्रीक ईरा, और उससे पहले टैक्सला का जो दौर है जो इन सबसे पुराना है, वहां से हम जर्नी करते हुए इंपॉर्टेंट बुक्स को हमने मेंशन किया। और फिर 20th सेंचुरी में हम देखते हैं कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से हम कहते हैं कि अब जदीद लिंग्विस्टिक्स जो आप लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो मॉडर्न लिंग्विस्टिक वाज बोर्न मेनली थ्रू द वर्क ऑफ फर्डिनेंड डी सासूर। बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है फर्डिनेंड डी सासूर जो है, ये स्टार्ट करते हैं मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स को। ही वाज बोर्न इन जेनीवा इन 1857। इसकी डेट ऑफ बर्थ भी आसानी से याद रखी जा सकती है। 1857 में यहाँ पे जंग आज़ादी लड़ी गई थी इंडिया के अंदर, वो डेट हम पढ़ते रहते हैं, मुताला पाकिस्तान में हमने पढ़ी थी, तो ये उसी साल पैदा हुआ था जनीवा में। एजुकेटेड फैमिली ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट, मजे की बात है कि ये सारी फैमिली साइंटिस्ट की फैमिली थी। इन 1876 while studying in Leipzig, Ferdinand de Saussure studied comparative linguistics, which was fashion in those days. जैसे अभी हमने पढ़ा 19th सेंचुरी में फैशन यही था, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स पढ़ाई जाती थी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, और इसने भी अपने टाइम में वही लिंग्विस्टिक्स पढ़ी। और उसके बाद जो है ना, इनको मौका मिल गया कि ये प्रोफेसरशिप की इनको जॉब मिल गई जिनेवा यूनिवर्सिटी के अंदर, और इनको भी कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स ही पढ़ाने के लिए दी गई। लेकिन इन्होंने क्या पढ़ाया, इन्होंने एक नया कोर्स डिजाइन किया
द कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स के नाम से, और इन्होंने अपनी जो रिसर्च है वो बच्चों को पढ़ाई, स्टूडेंट को पढ़ाई। तो जो आप जैसे लायक और काबिल स्टूडेंट थे, उन्होंने फर्डिनेंड डी सासूर के नोट्स तैयार किए, जो किताब नहीं थी उसकी कोई भी। तो फर्डिनेंड डी सासूर के बाई चांस उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने आइडियाज़ पब्लिश नहीं करवाए, उनके मरने के बाद उनके स्टूडेंट्स ने वो नोट्स इकट्ठे करके एक बुक फॉर्म में पब्लिश किया 1916 के अंदर, ठीक है। इनकी डेथ 1913 में हो गई थी, और 1916 में एक बुक पब्लिश की सासूर के स्टूडेंट्स ने, अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, कोर्स डी लिंग्विस्टिक जनरल, यानी अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, दिस इज द बुक विच क्रिएटेड मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। मजे की बात है, अगर वो बुक पब्लिश ना होती तो आज जदीद लिंग्विस्टिक्स का आगाज शायद और डिले में पड़ जाता। उस बुक के अंदर कई ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो नजरियात दिए गए जो पहले नहीं पढ़ाए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक तो उस बुक के अंदर एक तो इन्होंने कन्वेंशनल जो अप्रोच थी, कन्वेंशनिस्ट एसेंशियलिस्ट अप्रोच है, अपनी बात को वहीं से स्टार्ट किया है सासूर ने, कि साइन, और इन्होंने आर्बिट्रेरीनेस को है ना वो सेकंड किया है। इन्होंने रिजेक्ट किया है अरिस्टोटल के नजरिए को डी इंटरप्रिटेशन में, जिन्होंने सेकंड किया था कि एसेंशियलिस्ट रिलेशनशिप है वर्ड और साउंड के दरमियान, जो वर्ड्स हैं और सॉरी वर्ड्स और साउंड जो एक ही चीज़ है, उनके और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है, इन्होंने कहा कोई इनहेरेंट रिलेशनशिप नहीं है, ये बिल्कुल एक कोई लॉजिकल रिलेशनशिप भी नहीं है, ये नॉन लॉजिकल है और एग्रीड अपॉन एक फार्मूला है, आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप है बिल्कुल ही। और इन्होंने होमोजेनियस का जो वहाँ आर्गूमेंट था, जो अपोजिंग आर्गूमेंट है, उसको सेकंड किया बेसिकली। और इसके अलावा इन्होंने कहा जो साइन है, बेसिकली इन्होंने वर्ड की बजाय साइन का वर्ड लफ्ज यूज किया, कहा कि ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड इसकी दो साइड होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को ये रेफर करता है। तो उसने कहा जो लैंग्वेज है बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है, एक रेफरेंसिंग सिस्टम है जस्ट, ओके, और ये हमेशा ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं, और ऑब्जेक्ट को जो रेफरेंस है वो एक आर्बिट्रेरी है। अब कोई भी वर्ड जो है, फॉर एग्जांपल आज सारे लोग मिलके ये फैसला कर लें, सारे लोग अगर ये मिलके फैसला कर लें कि पेन का मतलब जो है ना वो किताब होगा, पेन का मतलब क्या होगा, कलम नहीं होगा, किताब होगा, तो उसके बाद इसका मतलब किताब बन जाएगा, क्योंकि पेन और कलम और बुक इनके दरमियान कोई एसेंशियल रिलेशनशिप नहीं है, ओके। ये सोसाइटी तय करती है कि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा। इससे एक नई सोच जो है वो डेवलप हो गई, एक नया ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म का ये नजरिया था। और दूसरा इसने कहा कि लिंग्विस्टिक जो डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक आप पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को तो कोई पढ़ ही नहीं रहा। तो इसने एक और कॉन्सेप्ट दिया, डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, यानी डाया मीन पासिंग टाइम, वक्त के साथ, यानी हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, और सिनक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। इसने कहा लिंग्विस्टिक्स सिनक्रोनिक होनी चाहिए, यानी क्रोनी मतलब टाइम को कहते हैं, और सिन मतलब सेम टाइम, इस टाइम पे जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसके स्ट्रक्चर को डीपली समझना सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है। तो उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक के स्ट्रक्चर और उसके अंदर तो कोई जा ही नहीं रहा, उसको कंपेयर किया जा रहा है, और माजी में वो कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में सिर्फ बात की जा रही है। उसके अलावा इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज कॉल्ड सिंटैग्मेटिक वर्सेस पैराडिग्मेटिक, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा है, सिंक्रोनी वर्सेस डायक्रोनी, और उससे पहले हमने देखा साइन क्या है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्या, ठीक है, और किस तरह ये एक रेफरेंसिंग सिस्टम। अभी हम कुछ चीज़ें शॉर्ट में जल्दी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नॉलेज है, काफ़ी सारे बच्चों ने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी हुई है, तो उनके लिए ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू आई होप सो नहीं होगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आप नोट करने वाला है, कुछ नई बातें जो आपके साथ आती रहेंगी। सिंटैग्मेटिक वर्सेस पैराडिग्मेटिक। अब एक सेंटेंस देखिए, सिंटैग्मेटिक क्या है, ही इज लाइक ए हॉर्स, ठीक है, he is like a horse. Here's the words which follow each other in a linear direction. अगर आप गौर करें तो he is, उसके बाद हम कहेंगे फिर like a horse, ठीक है। तो हम हमेशा इस तरह बोलते हैं, हम कोई बेतुका नहीं बोलते कि हम कह रहे हैं a horse like is he, या हम कहते हैं like is a he horse, या horse a like is he। इस तरह तो हमें बात समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब है कि लैंग्वेज की ये इनहेरेंट क्वालिटी है कि ये एक तरतीब से लिखी जाती है, इसके अंदर एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आपने एक कैटेगरी को रखना होता है कि नाउन या प्रोनाउन है, फिर आप वर्ब आ जाता है, फिर नाउन आ जाता है, यानी नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज आ जाती है, और वर्ब फ्रेज तोड़ें तो वर्ब और नाउन फ्रेज आ जाती है। ये आगे चल के
चॉम्स्की इसकी डिटेल बताएगा, लेकिन एक बात जो बिल्कुल सिंपल है वो ये है कि ये एक लाइन में चलती है, ठीक है। इसको कहते हैं कि इस रिलेशनशिप को कि वर्ड्स एक लाइन के अंदर लॉजिकल रिलेशनशिप रखते हैं, सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। यानी सिंटेक्स से के करीब है, यानी सिंटैक्टिकल रिलेशनशिप जो है, और इसे सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप भी कहा जाता है। दूसरा है पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप। दूसरा अगर हम गौर करें कि ही इज लाइक ए हॉर्स, एक ही सेंटेंस के अगर कैटेगरीज को देखें तो ही जो है ये अलग कैटेगरी है, इज लाइक अ हॉर्स प्रोनाउन है, वर्ब है, ठीक है। और इस तरह हेल्पिंग वर्ब कोई हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, नाउन हो सकता है। तो ये सारी कैटेगरीज हैं, अगर हम इनको रिप्लेस कर दें तो एक ही स्ट्रक्चर, यानी ही इज लाइक ए हॉर्स को रिप्लेस करें तो शी वाज अनलाइक द काउ, बिल्कुल सेम नया मीनिंग आ गया दो, लेकिन वही स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। यू आर लाइक ए बॉय, वी आर अनलाइक मोस्ट कैट्स। अगर हम देखें तो ये किसी भी कैटेगरी को हम रिप्लेस करके दूसरी कैटेगरी, नाउन को रिप्लेस करके नाउन लेके आ सकते हैं, प्रोनाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन लेके आ सकते हैं, लेकिन अंदर जो पैराडाइम्स हैं, जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। तो इस रिलेशनशिप को पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, ओके। कि हम किसी भी पैराडाइम को, किसी भी स्लॉट को चेंज करके रीफिल कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लैंग एंड पैरोल, इसके ऊपर चूंकि हम पहले लेक्चर कर चुके हैं। लैंग जो टोटलिटी ऑफ द लैंग्वेज इनसाइड द माइंड होती है, और पैरोल जो इंडिविजुअल एट्रेंस है, आपका इंडिविजुअल प्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज है, उसको पैरोल कहते हैं। जैसे चॉम्स्की ने कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का नाम भी दिया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो थियरी है, इसी ने स्ट्रक्चरलिज्म थियरी जो है उसको जन्म दिया। लैंग्वेज की स्ट्रक्चरल स्टडी है एक बात, और दूसरा कई ऑथर हैं जिन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को उठाया, जैसे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने उठाया तो सोसाइटी पे लगा दिया, इस तरह लकान ने उठाया तो माइंड को समझ लिया, तो वो साइको एनालिटिकल स्ट्रक्चरलिस्ट हो गया, कोई सोशल स्ट्रक्चरलिस्ट हो गया। इसी तरह बार्ट ने उठाया, लिटरेचर को समझा, 5 कोड की थियरी दे दी, और वो स्ट्रक्चरलिज्म की थियरी लिंग्विस्ट लेके आया, लिटरेचर के अंदर लेके आ गया। तो स्ट्रक्चरलिज्म ने, इस कॉन्सेप्ट ने, यानी फर्डिनेंड डी सॉसूर ने बहुत सी चीज़ों को, यानी बहुत से जो है डिसिप्लिन है उनको मुतासर किया है। तो ये हमारा जो है ना आज का लिंग्विस्टिक के ऊपर टॉपिक था। यहाँ पे हमारा ये हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स अपनी जगह कंप्लीट होती है, और इसके बाद हम डिटेल में जाएंगे फर्दर लेक्चर्स में। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं।